हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रशांत महासागर की धाराएं। इससे पहले हमने अंध महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन किया था, किस प्रकार से अंध महासागरीय क्षेत्र में धाराएं चलती हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। सबसे पहले स्थिति समझेंगे। देखिए, यह है एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इन महाद्वीपों के बीच में हमारे प्रशांत महासागर की स्थिति है। और इस प्रशांत महासागर के अंतर्गत किस प्रकार से धाराएं चलती हैं उसका अध्ययन करेंगे। ये हमारा पश्चिम वाला भाग है, लेकिन जब हम ये हमारा पूर्वी वाला भाग है, क्योंकि जब हम ग्लोब पर अध्ययन करते हैं तो गोल वस्तु को जब हम समतल चौड़े आकार में करेंगे तो ये भाग इधर चला जाएगा और ये भाग इधर रह जाएगा। तो इसीलिए हम अध्ययन के लिए प्रशांत महासागर की धाराओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वाला भाग हमारा ये पूर्वी भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाला भाग हो गया, ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग हो गया, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में हमारा प्रशांत महासागर स्थित है। और इस प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो धाराएं चलेंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के आसपास, कहाँ? विषुवत रेखा के आसपास पृथ्वी के घूर्णन बल, या हम उसे कह सकते हैं जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो अपने घूर्णन के साथ में ये विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र का जो जल है वो साथ नहीं दे पाता है, इसलिए ये विपरीत दिशा में घूमने लगता है और इसके कारण ही यहाँ पर धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका में 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सबसे पहले हम उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं का अध्ययन करेंगे। और जो विषुवत रेखा से हमारी जितनी भी धाराएं चलेंगी वो कैसी होंगी? गर्म जल धारा होगी। और जो ध्रुवों से धाराएं चलेंगी वो कैसी होंगी? ठंडी धाराएं होंगी। जो कि दो ही प्रकार की जल धाराएं होती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। तो हम विषुवत रेखीय जल धाराओं में उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा का अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति जो उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी तट से होती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये 0 डिग्री है हमारा, 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति हो गई? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से चलती है और यह यहाँ पर आती है एशिया महाद्वीप के पास में। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत फार्मूसा द्वीप से टकराती है और फार्मूसा द्वीप से टकराने के बाद में ये दो दिशाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी उत्तर की ओर चली जाती है, एक शाखा इसकी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब एशिया महाद्वीप के फार्मूसा द्वीप से टकराती है तो इसकी एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जब उत्तर की ओर मुड़ जाती है तो यह मुख्य रूप से एक नई धारा का जन्म ले लेती है और उसका नाम होता है क्यूरोसिवो की धारा। उसका नाम क्या होता है? क्यूरोसिवो की धारा। और यह मुख्य रूप से जापान तट तक चलती है। क्यूरोसिवो की धारा ये जापान है और इस जापान तट तक चलती है और यहाँ पर पहुंच करके ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जापान तट से जैसे ही टकराती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो ये पूर्वी वाला भाग तो क्यूरोसिवो की धारा ही कहलाता है, क्यूरोसिवो। पूर्वी वाला भाग तो क्यूरोसिवो की धारा कहलाता है और जबकि इसके पश्चिमी तट पे, जापान के पश्चिमी तट पे बहती है, इसे हम सुसीमा की धारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुसीमा की धारा। अब आगे चल करके क्यूरोसिवो की धारा के बाद में जब जापान तट से टकराने के बाद क्यूरोसिवो धारा आगे बढ़ती है तो उत्तर में से एक जलधारा आती है यहाँ से बेरिंग जल संधि से होकर के, और जो ध्रुवीय क्षेत्र से जो जलधारा आई वो कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। यहाँ से एक जलधारा आती है जिसे कहते हैं आयोशिगो की धारा। आयोशिगो की धारा एक ठंडी जलधारा है। तो यह भी जापान के उत्तरी पूर्वी तट तक आती है, उत्तर से बहती हुई और जापान के उत्तरी पूर्वी तट तक आती है। और जब ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों आपस में मिल जाती है जापान के तट पर तो यहाँ पर मत्स्य पालन का केंद्र विकसित हो जाता है, क्योंकि जब जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा
आपस में आकर के मिलेंगी वो क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए जापान के तट पर मछलियां पाली जाती हैं। इस प्रकार से ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलने पर यह एक विशाल जल धारा बन जाती है और विशाल जल धारा बनने के बाद में पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। प्रवाह पवन वेग से प्रवाहित होकर के जब हमारी आयोसीवो की धारा और क्यूरोसीवो की धारा दोनों आगे की ओर बढ़ती है, ठंडी और गर्म जल धारा, तो इसे हम उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। और जब यह उत्तरी अमेरिका के तट से टकराती है तो यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तो अलास्का में अलास्का की धारा के नाम से जानी जाती है। यह उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला भाग है। इस अलास्का में अलास्का की धारा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में एक भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह यहाँ हवाई द्वीप के पास में आकर के यहाँ पर चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, जिसे हम प्रति क्यूरोसीवो की धारा के नाम से भी जानते हैं। और जब ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो यहाँ पर कैलिफोर्निया तट पर इसे कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया धारा, और यह ठंडी जल धारा है क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो यह ठंडी जल धारा कैलिफोर्निया की जल धारा आगे चल करके कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा उत्तरी विश्वद्वीपीय जल धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से एक चक्र चलता है धाराओं का। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी विश्वद्वीपीय जल धारा की उत्पत्ति होती है। जब ये एशिया महाद्वीप के तट से टकराती है तो फार्मोसा द्वीप से टकराने के बाद में इसकी दिशा उत्तर और एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उत्तर की ओर मुड़ने के बाद में यह जापान के तट तक प्रवाहित होती है। जापान के तट से टकराने पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पूर्वी भाग में क्यूरोसीवो धारा, पश्चिमी भाग में सुसीमा की धारा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में आगे चल करके क्यूरोसीवो धारा आगे बढ़ती है और उत्तर से एक ठंडी जल धारा आती है बेरिंग जल संधि से होकर के, वो होती है आयोसीवो की धारा, और दोनों मिलकर के जापान के तट पर मत्स्य पालन का केंद्र विकसित हो जाता है। आगे चल करके उत्तरी प्रशांत प्रभाव आगे की ओर पछुआ पवनों के प्रभाव से आगे की ओर बढ़ जाती है। इसके बाद में अमेरिका से टकराने के बाद में यह मुख्य रूप से अलास्का तट से टकराती है तो अलास्का की धारा के नाम से जानी जाती है। एक भाग इसका दक्षिण की ओर आ जाता है और यहाँ पर हवाई द्वीप के पास में इन धाराओं का एक चक्र बन जाता है, जिसे हम प्रति क्यूरोसीवो की धारा के नाम से जानते हैं। आगे दक्षिण में आकर के यहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानी जाती है कैलिफोर्निया तट पर, और आगे चल करके यह उत्तरी विश्वद्वीपीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार से उत्तरी विश्वद्वीपीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में अब हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी विश्वद्वीपीय जलधारा। दक्षिणी विश्वद्वीपीय जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से चलती है। दक्षिण विश्वद्वीपीय जलधारा, और आगे चल करके यहाँ पर न्यू पापुआ गिनी द्वीप है। ये न्यू पापुआ गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया इनसे टकराती है। न्यू पापुआ गिनी द्वीप से टकराने के बाद में यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग उत्तर की ओर चला जाता है, एक भाग दक्षिण की ओर आता है। अब जब उत्तर की ओर जाता है तो उत्तर में उत्तरी विश्वद्वीपीय जलधारा प्रवाहित होती है, तो भार की अधिकता के कारण, अधिक जल के कारण यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से पुनः एक जलधारा चलती है, जिसे हम कहते हैं पुनः ये दक्षिण अमेरिका की ओर चलने लगती है। इसे हम प्रति विश्वद्वीपीय धारा के नाम से जानते हैं। प्रति विश्वद्वीपीय धारा के नाम से जानते हैं। और जब ये दक्षिण की ओर आती है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकराने पर यहाँ पर इसका नाम पड़ता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है क्योंकि विषुवत रेखा से आ रही है। और यहाँ जब टकराने के बाद में यहाँ स्थल का अभाव रहता है, इसलिए पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के इसकी दिशा पश्चिम से इधर की ओर हो जाती है, तो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती है। इसे हम कहते हैं दक्षिणी पछुआ प्रभाव, क्योंकि पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो इसे कहते हैं हम दक्षिणी पछुआ प्रवाह। दक्षिणी पछुआ प्रवाह जब हमारे दक्षिण अमेरिका के तट से टकराता है, दक्षिणी पछुआ प्रवाह तो दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है, और टकराने के बाद में यहाँ पर पेरू के तट पर इसे पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है।
जब दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराती है तो पेरू तट पर इसे हम पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं। और आगे चल करके यह हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। तो सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई? दक्षिण अमेरिका के तट से उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति होने के बाद में यह मुख्य रूप से न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के पास टकराती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक उत्तर में जाता है जो प्रति विषुवत-रेखीय धारा के रूप में पश्चिम पवनों के प्रवाह से इसकी दिशा पुनः दक्षिण अमेरिका की ओर मुड़ जाती है। एक भाग नीचे की ओर आता है जिसे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से गर्म जलधारा है। यहाँ पर स्थल का अभाव होने के कारण पश्चिम पवनों के प्रवाह से यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है, जिसे पेरू के तट पर पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह आगे चल करके दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। यहाँ पेरू के तट पर एक स्थिति और बनती है जिसे हम अल नीनो की स्थिति के नाम से जानते हैं। जब 25 दिसंबर के आसपास सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, इनकी सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तो यहाँ पर दक्षिणायन हो रहा है तो यहाँ पर उच्च ताप की स्थिति पैदा हो जाती है। जब उच्च ताप यानी कि उच्च ताप की स्थिति पैदा हो जाती है तो वायुदाब न्यून बनने लगता है, जिससे दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं वो दक्षिण की ओर चलने लगती हैं और दक्षिण की ओर चलने के कारण यहाँ पर अल नीनो की स्थिति बन जाती है और जो हमारा भारतीय मानसून है ये कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वर्षा कम होती है। जबकि ला नीनो में इसके विपरीत हो जाता है, तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हवाएं आगे की ओर चलने लगती हैं और भारत में वर्षा होती है, तो यहाँ पर अल नीनो और ला नीनो की स्थिति भी बनती है। इस प्रकार से हमारे प्रशांत महासागर के धाराओं की उत्पत्ति होती है।